आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान पॉलिटी, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का पहला वीडियो, और इसी तरह अन्य वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। और यह वीडियो किस किस एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, तो ये वीडियो बीपीएससी, एसएससी, बीएसएससी और बिहार का एसआई एग्ज़ाम, पुलिस एग्ज़ाम, इन सभी के लिए आप इस वीडियो को कंसिडर कर सकते हैं। और आज हम लोग पॉलिटी का जो पहला चैप्टर होता है भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, इसको हम लोग आज देखने वाले हैं। और इसमें हम लोग 180 जो क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से बन सकते हैं। जो अधिकतम क्वेश्चन बने हुए हैं वो 180 हैं और महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में हम लोग इसको आज देखेंगे। तो हम लोग इसके साथ साथ क्वेश्चन को बताते हुए और उसका एनालिसिस भी करते चलेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन है, चूँकि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो चूँकि हम लोग पॉलिटी में मुख्यतः संविधान के बारे में ही पढ़ते हैं और हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इससे पहले संविधान का जिस तरह से विकास हुआ, चूँकि भारत में पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, डच आए, बहुत सारे विदेशी कंपनी भारत आए, व्यापार किया, इस पर शासन भी किया, लेकिन सबसे ज़्यादा शासन करने वाले में अंग्रेज थे। इन्होंने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। और चूँकि भारत में अगर संपूर्ण भारत पर शासन के नज़र से देखा जाए तो ये अंग्रेज ही थे जिन्होंने संपूर्ण भारत पर शासन किया। और संपूर्ण भारत पर शासन करने के दौरान उन्होंने समय समय पर कुछ रेगुलेशन लाए, अधिनियम लाए, और यही रेगुलेशन आगे बढ़ते बढ़ते 1947 तक हमारा जो संविधान बना उसमें एक ऊर्जा के रूप में काम किया, ईंधन के रूप में काम किया। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला जो अंग्रेजी कंपनी थी वो जो सबसे पहला रेगुलेशन लाया था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और उसके बाद एक एक्ट आया था 1781। इन दोनों के बारे में भी देखेंगे और आगे और भी जो एक्ट होंगे वो भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 1773 का और 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि अंग्रेज भारत पर शासन करते हैं और उस समय अंग्रेज़ों के पास भारत में किसी भी क्षेत्र पर अधिकार नहीं था। लेकिन एक युद्ध होता है 1757 का, प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला और अंग्रेज कंपनी के बीच। इस युद्ध के बाद एक और युद्ध होता है 1764 में, बक्सर का युद्ध। और इसी युद्ध के बाद जो अंग्रेजी कंपनी थी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जागीर प्राप्त हो जाती है। और इस तरह सबसे पहली बार अंग्रेज़ों का इस पर शासन चलता है और यहीं से इनके लिए कंपनी अपने रेगुलेशन एक्ट लाने लगती है। तो यहाँ था क्वेश्चन कि 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश शासन का शिकंजा कसा, यानी कि भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत 1764 और 1757 के जो प्लासी की लड़ाई थी और बक्सर का युद्ध था इससे हुआ है। नेक्स्ट है, चूँकि अभी 1773 के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो अभी 1773 के बारे में जो भी हम नीचे देखेंगे आगे क्वेश्चन, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित करने वाला पहला कदम था। क्योंकि भारत में अंग्रेज देश यानी ब्रिटेन शासन नहीं कर रहा था। ब्रिटेन की एक कंपनी थी जिसको बोलते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, यही शासन कर रही थी।
और ये स्वतंत्र रूप से शासन करती थी। ब्रिटेन का इस पर अधिकार नहीं था, केवल अधिकार मिल गया था ब्रिटेन की तरफ से इसे पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का। पूर्वी देश मतलब भारत, चीन, जो भी पूर्व के देश हैं उनके साथ व्यापार करने का इनको अधिकार मिला हुआ था। लेकिन 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित करने वाला पहला कदम था। ये पहला अधिनियम था जो कंपनी पर नियंत्रण के लिए लाया गया था। नेक्स्ट है 1773 के एक्ट द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इससे पहले जो कंपनी भारत पर शासन करती थी, उस शासन यानी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य जो होता था उस पर किसी का भी मान्यता प्राप्त नहीं था, वह कंपनी स्वयं से करती थी। लेकिन 1773 का एक्ट जब आया, उस पर कंपनी जो प्रशासन करती थी उस पर जो ब्रिटेन देश है इसको मान्यता दे दिया। ब्रिटेन देश का मान्यता इस पर मिल गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसको ब्रिटिश सरकार मान्यता दे रखा था और इसी से पूरा भारत को चलाया जाना था। इसी के आधार पर पूरा भारत, बंगाल, जो मद्रास था और जो मुंबई थी, इन सब पर इसी 1773 के अधिनियम के अनुसार कानून शासन चलाया जाना था। इसीलिए इसको कहा गया कि केंद्रीय प्रशासन की नींव सबसे पहले इसी कानून के तहत रखी गई थी। नेक्स्ट है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम 1773 के एक्ट में दिया गया। जो 1773 का अधिनियम था, इसमें बंगाल के पहले गवर्नर होते थे, इसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। नेक्स्ट है वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल हुए। जो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो उस समय वारेन हेस्टिंग्स उस पद पर थे और इन्हें ही प्रथम गवर्नर जनरल कहा गया। 1773 के एक्ट के तहत मुंबई मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया, क्योंकि यह केंद्रीय प्रशासन की नींव इसमें रखा गया था। पीछे हम लोग देख चुके हैं। और केंद्रीय प्रशासन में होता है कि शक्ति एक जगह सीमित हो जाती है। इसी नियम के अनुसार मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर को बंगाल के जो गवर्नर थे, जिसको प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता था, इनके अधीन कर दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो 1773 का एक्ट के तहत कलकत्ता प्रेसिडेंसी की सरकार में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में कुल 4 सदस्य थे। इसके अलावा कलकत्ता प्रेसिडेंसी के 4 सदस्य अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। चूँकि एक परिषद था कलकत्ता में, उसमें 4 सदस्यों को रखा गया और ये 4 सदस्य संयुक्त रूप से मिलजुल कर अपनी सत्ता का उपयोग करते थे, यानी कोई नियम और कानून बनाते थे। नेक्स्ट है कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 1773 के एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। और जो ये उच्चतम न्यायालय थी यानी सुप्रीम कोर्ट थी, इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे वे सर एलिजा इम्पे थे। और चूँकि इसमें 4 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। तो एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड थे। इसके अलावा 1773 के एक्ट ने कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी इंग्लैंड से आए हुए थे, ये भी व्यक्तिगत रूप से भारत के साथ व्यापार करते थे, तो ये इनको निजी व्यापार कहा जाता था। ये जो व्यक्तिगत रूप से व्यापार करते थे, इसको निजी व्यापार कहा जाता था और इसी व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया। अब ये व्यापार नहीं कर सकते थे। साथ ही साथ ये जो भारत के राजा महाराजा थे, उन्हें डरा धमका कर उपहार लेना, उनकी सहायता करके उपहार लेना, ये उपहार भी बंद कर दिया गया।
यानी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारतीयों से उपहार या रिश्वत लेना वर्जित कर दिया गया है। ये सभी हो रहा है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो नियम थे उसी के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया, उपहार व रिश्वत लेना बंद कर दिया गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, इसके माध्यम से कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण सशक्त हुआ, यानी कि ये ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत काम करती थी। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। जैसे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, उसी प्रकार नेक्स्ट 1781 में एक अधिनियम पारित हुआ जिसे कहा गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अर्थात जो 1773 में जो कानून बने थे, जो नियम लागू किए गए थे, इसमें कुछ कमियां थी। इन कमियों को सुधारने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया और इसमें कहा गया कि ये जो कमियां हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, इसको दूर कर दिया गया इसमें। नेक्स्ट है 1781 के एक्ट ने कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया। चूँकि हम लोग ये देखते हैं कि 1773 में केंद्रीकरण की शुरुआत हुई, लेकिन इसमें कानून बनाने की शक्ति मद्रास के पास स्वयं थी, बंगाल के पास स्वयं थी और मुंबई के पास भी थी। ये लोग कानून बना सकते थे, लेकिन कुछ रूप में ये बंगाल के अधीन थे। लेकिन जब 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, इसमें कलकत्ता सरकार, कलकत्ता मतलब बंगाल सरकार को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया। कानून बनाने का जो अधिकार अलग होता है वो बंगाल को दे दिया गया संपूर्ण रूप से। तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट एवं 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये हम लोग देख चुके हैं। लगभग सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे और जो भी क्वेश्चन आएंगे ये आप देख सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट कानून था 1773 में 1781 के बाद, वो था पिट्स का इंडिया एक्ट 1784। और इसके बाद जो आया था वो था 1793 का चार्टर अधिनियम और उसके बाद 1813 का चार्टर अधिनियम। तो देखते हैं, जो 1781 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें दोहरा शासन प्रारंभ हुआ। ये है केंद्र, इसमें दोहरा शासन चलेगा। तो दोहरा शासन क्या था, तो ये देखते हैं। 1784 के एक्ट ने कंपनी के कार्यों को व्यापारिक एवं राजनीतिक दो भागों में बांट दिया। तो दोहरा शासन में एक था व्यापारिक और एक था राजनीतिक। व्यापारिक मामलों के लिए, यानी इस मामले के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से इसको व्यापारिक मामला देखा गया। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके माध्यम से व्यापारिक कार्य देखे गए। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था राजनीतिक मामलों के लिए, इससे राजनीतिक मामले देखे गए। यानी कंट्रोलर राजनीतिक मामला देखता था और जो डायरेक्टर थे वे व्यापारिक मामला देखते थे। 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व देना तय हुआ। पहला था 1773, 1781, 1784 और 1793। इसमें जो एक नियम बना सबसे महत्वपूर्ण था वो था जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य थे, यानी नियंत्रण बोर्ड में कौन कौन आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इनके जो सदस्य थे इनका वेतन भारतीय राजस्व से देना शुरू किया गया। मतलब भारत का जो राजस्व था, ये ब्रिटेन इनको वेतन नहीं देती थी, इनको भारत के जो राजस्व थे उनसे इनको वेतन दिया जाने लगा 1793 के एक्ट के तहत। और इसके बाद हम लोग देखेंगे 1713 के बाद 1713 का चार्टर अधिनियम आया। इसमें अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 20 वर्ष के लिए आगे भी व्यापार करने के लिए इसको मान्यता दिया गया।
इसके साथ ही 20 वर्षों का मान्यता तो दिया गया 20 वर्षों के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें छीन ली गई, जिसे 1713 के एक्ट द्वारा कंपनी का भारत के साथ व्यापार के एक अधिकार को छीन लिया गया। जो व्यापार का एक अधिकार था, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एक अधिकार मिला हुआ था, इसको छीन लिया गया। लेकिन 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 भारत के साथ व्यापार छीना गया था चीन, जो भारत से ऊपर बगल में होता है, इसके साथ व्यापार। और भारत में चीनी जो था चाय भारत के चाय का साथ व्यापार एवं चीन के साथ संपूर्ण व्यापार का अधिकार अभी कंपनी के पास बना रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बना रहा। इसके अलावा 1713 में क्या हुआ था, जो ईसाई पादरी थे, जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, इनको भारत आने की आज्ञा मिल गई। भारत आकर वे प्रचार प्रसार कर सकते थे, अपने धर्म को आगे बढ़ा सकते थे। तो इस प्रकार हम 1773 का एक्ट, 1781 का एक्ट, 1784 का एक्ट, 1793 का एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम देख चुके हैं। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम। तो इस अधिनियम में 1813 का चार्टर अधिनियम कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त करने के लिए जाना जाता है। जो कंपनी का अधिकार 1813 में समाप्त किया गया था, लेकिन चीन एवं चाय के साथ व्यापार को मान्यता दी गई थी, लेकिन 1833 में यह अधिकार भी समाप्त कर दिया गया, यानी संपूर्ण अधिकार इसका समाप्त कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई भी अधिकार नहीं था, एक अधिकार नहीं था। ये व्यापार तो कर सकते थे, लेकिन एक अधिकार नहीं था, और अन्य कंपनियां भी अब भारत एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकती थी। 1833 के बाद जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका कार्य मात्र ब्रिटेन सरकार की ओर से, जो ब्रिटेन की सरकार थी, इंग्लैंड की सरकार थी, उसकी ओर से भारत पर शासन करना रह गया था। वो अब केवल भारत पर शासन कर रही थी अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। नेक्स्ट है, जो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल 1833 के एक्ट में कहा गया। चूँकि हम लोग देख चुके हैं कि 1773 में बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और जो 1833 आया, इसमें चूँकि भारत के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और 1833 में इसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या? गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो यह क्वेश्चन आता है कि चूँकि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ये तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, लेकिन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही थे। क्योंकि 1833 के पहले भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था, लेकिन 1833 के बाद भारत के गवर्नर जनरल के नाम से जाना गया। इसलिए अगर कहा जाए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए, तो वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही होंगे। नेक्स्ट है, 1833 के एक्ट ने मुंबई और मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियाँ वापस ले ली। 1833 में जो मुंबई और मद्रास की परिषद थी, उसकी जो विधि निर्माण शक्ति थी, वह पुनः ये बंगाल यानी जो भारत के गवर्नर जनरल की विधि निर्माण शक्ति थी, वहाँ पर वापस ले ली गई। और इसमें कहा जा सकता है कि ये इसमें भी केंद्रीकरण किया गया, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं अब गवर्नर जनरल सिर्फ बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं है, ये भारत के गवर्नर जनरल बन चुके हैं। तो अब जो विधि निर्माण होगी वो, और यहाँ भी हम लोग देख चुके हैं कि मुंबई और मद्रास की जो परिषद थी, उसका विधि निर्माण शक्ति केंद्र के पास वापस ले लिया गया है। तो एक तरह से केंद्रीकरण की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हुई, सत्ता का भी केंद्रीकरण किया गया, यानी शक्ति एक जगह सीमित होने लगी। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को शामिल किया गया। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि विधि सदस्य, चूँकि 1833
1933 में एक सदस्य के रूप में जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, भारत के गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उसमें एक सदस्य जोड़ा गया और इसको विधि सदस्य कहा गया। विधि सदस्य मतलब विधि का निर्माण करना, विधि बनाना, ये सब। नेक्स्ट है कि 1833 का चार्टर अधिनियम था, इसमें दास प्रथा को समाप्त किया गया। समाप्त नहीं किया गया, समाप्त करने के लिए नियम बनाया गया, लेकिन जो उन्मूलन किया गया दास प्रथा का वो 1843 ईस्वी में इसका उन्मूलन किया गया। और 1833 के एक्ट की धारा 87 के तहत धर्म, वंश, रंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त किया गया, यानी स्वच्छ प्रतियोगिता का शुरुआत यहीं से किया गया। किसी भी पोस्ट पर अगर नियुक्ति करनी है तो धर्म, वंश एवं रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 1833 में ही ये नियम बनाया गया कि गवर्नर जनरल के संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट होगा। चूँकि 1833 में हम लोग देख चुके हैं पीछे कि केंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो संपूर्ण देश के लिए एक बजट बनाने का योजना बनाया गया इसमें। और इसी 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत भारतीय कानूनों को वर्गीकरण करने के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की गई। चूँकि एक विधि सदस्य बनाया गया था, पीछे हम लोग देख चुके हैं, और विधि आयोग की भी नियुक्ति की गई 1833 के अधिनियम के तहत। क्यों? क्योंकि भारतीय जो कानून थे उनका वर्गीकरण बढ़िया अच्छे से नहीं हो पाया था। कुछ कानून मुस्लिम कानूनों के अनुसार चलते थे, कुछ कानून हिंदू कानूनों के अनुसार चलते थे, कोई भी एक प्रतिस्थापित प्रक्रिया नहीं थी। तो कानूनों का वर्गीकरण करने के लिए विधि सदस्य का नियुक्त किया गया। 1833 में ही ये काम किया गया, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। और जो 1833 के चार्टर अधिनियम में विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले बने थे। 1834 में ये लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग, ये जो विधि आयोग है, प्रथम विधि आयोग विधि सदस्य के रूप में एक विधि आयोग का गठन किया गया। जो विधि सदस्य थे लॉर्ड मैकाले, वे प्रथम विधि आयोग का गठन किया। नेक्स्ट, चूँकि हम लोग देख चुके हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके साथ 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, क्योंकि इसमें जो त्रुटियाँ थी उसको सेटलमेंट करने के लिए लाया गया था। इसके बाद 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या क्या हुआ था, और 1853 के चार्टर अधिनियम में जो भी हुआ था उसको हम अगले स्लाइड में देख रहे हैं। वो है कि यह अंतिम चार्टर था, इस श्रृंखला का यह अंतिम चार्टर था। मतलब अब इसका नाम चार्टर से ख़त्म करके कुछ दूसरा किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं 1800, चूँकि यह 53 का है, और 1857 में एक क्रांति हुई थी, और इसके बाद ये चार्टर अधिनियम बदल गया और दूसरे नाम से जाने लगा। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि यह एक अंतिम चार्टर था, श्रृंखला की, शासन की श्रृंखला की यह अंतिम चार्टर था। 1853 का चार्टर अधिनियम सेवाओं में नामजदगी के सिद्धांत को समाप्त करने के लिए लाया गया था। जो सेवाएं थे भारत में, जो पद थे, उसमें पहले नामजदगी होता था। जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर थे, वे जो ऊंचे ऊंचे पद होते थे कंपनी में, वे नामजदगी करते थे। मतलब कोई भी कंपटीशन की व्यवस्था नहीं थी, कोई भी चुनाव का व्यवस्था नहीं था, उन्हें चुन लिया जाता था कंपनी के डायरेक्टरों के माध्यम से, ब्रिटिश सरकार के माध्यम से। लेकिन ये धीरे धीरे समाप्त किया गया, और 1853 के एक्ट द्वारा महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षा यानी कंपटीशन के आधार पर भरने की व्यवस्था शुरू हुई। इसके अलावा लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति 1854 ईस्वी में की गई। मैकाले समिति बनाई गई 1854 ईस्वी में, और मैकाले की नियुक्ति तो 1843 में हुई थी विधि सदस्य के रूप में, और मैकाले समिति की नियुक्ति 1854 में की गई थी। 1853 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। विधायी कार्य, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, इसके दो काम थे, एक विधायी कार्य, एक प्रशासनिक कार्य।
इसको अलग अलग कर दिया गया। और 1853 के एक्ट के तहत परिषद में, जो ये गवर्नर जनरल की परिषद थी, इसमें 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। और ये 1853 का जो था चार्टर अधिनियम, ये चूँकि चार्टर अधिनियम लास्ट चार्टर अधिनियम था, ये समाप्त हो गया। और 1857 की क्रांति हुई। इसके बाद जो भी अधिनियम बने उसको भारत शासन अधिनियम कहा गया, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसके बाद ब्रिटेन का संपूर्ण नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी पर हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। और जो भी उसके बाद अधिनियम आए, जैसे 1858 का, ये हम लोग देख रहे हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम, यानी कि भारत पर केवल शासन करने के लिए जो अधिनियम था, इसीलिए इसको 1858 का भारत शासन अधिनियम कहा गया। इसमें पहला हम लोग देखेंगे 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन, चूँकि 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें कंपनी से शासन संपूर्ण रूप से लेकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन सौंप दिया गया। यानी अब ब्रिटिश जो सरकार थी वो भारत पर शासन करने के लिए सर्वशक्तिमान हो गई। सर्वोच्च जो अधिकार थे उसी के पास थे। और चूँकि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ये भारत का शासन आया, तो एक मंत्री पद का सृजन किया गया। जैसे ब्रिटिश सरकार में जो मंत्री होते हैं अलग अलग विभाग के लिए, उसी में एक मंत्री पद का सृजन किया गया जो भारत के लिए उत्तरदायी था। भारत पर शासन करने के लिए इसको गठित किया गया 1858 के तहत। और 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन 1858 के अधिनियम के द्वारा किया गया, जिसमें 15 सदस्य होते थे। और भारत परिषद में 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार, यानी जो परिषद था उसमें 15 सदस्य थे, उसमें जो 8 सदस्य थे वो ब्रिटिश सरकार, और 7 सदस्य थे वो कंपनी के निर्देशक मंडल, क्योंकि कंपनी भी उस समय थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके जो निर्देशक मंडल थे उसके द्वारा चुने जाते थे। यानी कि ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल दोनों अभी संयुक्त रूप से शासन कर रहे थे। 7 सदस्य कंपनी के निर्देशक मंडल और 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार चुन रही थी, लेकिन संपूर्ण अधिकार ब्रिटिश क्राउन के पास ही थे। इसके बाद 1858 के बाद भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। 1858, चूँकि हम लोग यहाँ देख ही चुके हैं कि ब्रिटिश क्राउन को सत्ता सौंप दी गई, और जो कि ब्रिटिश क्राउन को सत्ता सौंपी गई, इसीलिए ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण भारत पर अब हो चुका था। मुगल सम्राट थे, इनकी पदवी अभी तक चली आ रही थी। 1858 के अधिनियम के द्वारा ही इसको समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी आगे मुगल सम्राट नहीं हुए। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर हुए, इसके बाद कोई भी मुगल सम्राट नहीं हुआ। और चूँकि हम लोग देख ही चुके हैं कि 1857 में उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई की थी। उसके बाद बहादुर शाह जफर थे, जफर 2, ये 1857 में युद्ध किए थे। और इसके बाद इनको जेल निर्वासित कर दिया गया रंगून में। और इसके बाद कोई भी आगे मुगल सम्राट नहीं हुआ, इनका पद ही समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो हम लोग देखे थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 2 भागों में बांटा गया था। एक था व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और ये जो प्रशासनिक मामले थे इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर गठित किया गया था। इसको 1858 का जो अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम, इसमें इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है भारत में शासन संचालन के लिए भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ख़त्म किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को ख़त्म कर दिया गया, दोनों को ख़त्म कर दिया गया, और उसके जगह पर भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था, जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। जो ये भारत सचिव होता था, राज्य सचिव, भारत के राज्य सचिव, ये जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल था, जैसे भारत का एक मंत्रिमंडल होता है उसमें विभिन्न मंत्री होते हैं, उसी प्रकार ब्रिटिश का मंत्रिमंडल होता था, और ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। चूँकि यह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का ही सदस्य था और ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव अपने कार्यों के प्रति केवल ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह थे। ये चूँकि ब्रिटेन में सरकार द्वारा इन्हें
चुना गया था, इसीलिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे अपने जो भी कार्य भारत में कर रहे थे। मतलब ब्रिटिश संसद उस पर सर्वोच्च थी, ब्रिटिश संसद के ही सहयोग से सारा चीज़ हो रहा था। 1858 के एक्ट के अनुसार भारत प्रशासन पर राज्य सचिव का अंतिम निर्णय मान्य होता था। जो भारत के राज्य सचिव थे, पहले गवर्नर जनरल भारत में होते थे, उनका जो आदेश था वो सर्वोपरि था, लेकिन आगे 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद जो भारत के राज्य सचिव हुए, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे, उनका निर्णय अंतिम मान्य होता था। 1858 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, क्योंकि 1833 में लोग देख चुके हैं कि भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, और भारत के गवर्नर जनरल को हटाकर यहाँ वायसराय बदल गया है। वायसराय मतलब ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि, जो ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटेन के जो राजा थे उनका प्रतिनिधि वायसराय कहलाता था। और लॉर्ड कैनिंग जो थे, चूँकि हम जानते हैं कि 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय भी ये थे, और 1857 की क्रांति के समय भी ये थे, और ये अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए, चूँकि 1858 से पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था, और 1858 के बाद वायसराय कहा जाता था। और कैनिंग ही थे जो 1858 से पहले थे और बाद में भी रहे, तो अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। तो अब यहीं तक, आगे हम लोग देखेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम एवं 1873 में परिषद अधिनियम आया था, भारत परिषद अधिनियम, और 1876 में जो भारत परिषद अधिनियम आया था, इसके बारे में देखेंगे। तो यहीं तक आज हम लोग समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट वीडियो डाल देंगे, और इसी प्रकार ये सीरीज चलता रहेगा, और पूरा पॉलिटी हम लोग इसी प्रकार समाप्त कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।